अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मोज़म अली। आज हम एफआईए के एक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। जब भी हम किसी एक्ट को डिस्कस करते हैं तो एक्ट चूंकि एक इट्स पार्ट ऑफ लॉ, तो जो भी एक्ट से सॉरी एक्ट होता है या लॉ से रिलेटेड कोई चीज होती है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसको पढ़ने का समझने का एक मैकेनिज्म जो है वो डिफरेंट होता है। अब उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को बताना मकसूद है। हम यहाँ पे बजाय ये कि जी इस एक्ट के ऊपर हम कुछ एमसीक्यूज तैयार करते और वो आप लोगों को बता दिए जाते कि जी इन चीजों को आप क्रैम कर लें, तो वो एक सही डायरेक्शन नहीं थी। दूसरी अप्रोच जो एक रैशनल अप्रोच होती है लॉ या एक्ट को समझने के लिए, उसी को ही हमने अडॉप्ट किया है। और बजाय ये कि एमसीक्यूज तैयार करें, हम एक्ट को तैयार करते हैं। और एक्ट के हवाले से मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, हार्डली ये 3-4 पेजेस का एक्ट है। ठीक है जी, बहुत आसान है, बहुत सिंप्लीफाइड है। आप इसको आसानी से जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं, आप इसको याद भी रख सकते हैं। एक्ट जब भी हम डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर कुछ चीजें होती हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी हम चूंकि इसको एज लॉ नहीं पढ़ेंगे, हम इसको एज इसकी जो हमने प्रिपरेशन करनी है या इसको समझना है, कुछ इस तरीके से इसको समझना है कि हमारी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी तैयारी हो जाए। क्योंकि आपसे 15 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इसी एक्ट से पूछे जाएंगे जो यहाँ पे मेंशन है। अब सवाल ये है कि इस एक्ट से क्या क्या सवाल आते हैं, किस पैटर्न पे आते हैं, वो पैटर्न, वो क्वेश्चंस जो हैं वो हमें पता होना चाहिए। वो सारी चीजें मैं आपको इस सेशन के अंदर बताता चलूंगा, आप लोग जो है उसको साथ साथ नोट भी करते जाएं। ये मैंने चूंकि बता दिया कि हम इसको एक्ट के ऊपर गो थ्रू करेंगे, वैसे वैसे ये जो है आप लोग इसको ही पढ़ लें तो वो मोर देन एनफ है, लेकिन अगर आप साथ में कोई नोट्स मेकिंग वगैरह करना चाहें तो आप उसको भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ओके जी। अभी जब हम एफआईए एक्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। ये आप लोगों को मैं हमेशा के लिए बताने जा रहा हूं। आप जिंदगी के अंदर कोई भी एक्ट पढ़ें, ठीक है, तो आपको उस एक्ट को पढ़ने का जो तरीकाकार है वो सिखाया जाएगा आज। ठीक है जी, आप दुनिया का कोई भी एक्ट पढ़ लेंगे, ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे, कोई भी रूल्स पढ़ेंगे, आपको उसको समझने में आसानी हो जाएगी। उसके अंदर आपको सबसे पहले जो एक्ट है या ऑर्डिनेंस है, इसके डिफरेंस का पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड ऑर्डिनेंस। ठीक है जी, क्या ये एक्ट है या फिर ये ऑर्डिनेंस है। उसके अलावा आपको जो चीज पता होनी चाहिए वो ये है कि इसकी जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है, ठीक है जी, या डेट ऑफ असेंट है फ्रॉम द हेड ऑफ स्टेट, वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। या डेट, जिस डेट को ये इसको एनफोर्स किया गया, वो डेट और जो इसकी पब्लिकेशन की डेट है वो सेम हुआ करती है। ठीक हो गया जी। उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, ऑर्डिनेंस के अंदर, रूल्स के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैं वो कितने हैं। ये कुछ चीजें हैं जो हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि पेपर के अंदर ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ये पहला सवाल जो एक्ट और ऑर्डिनेंस जो है ये आप लोगों को समझाने के लिए ये पेपर के अंदर नहीं पूछा जाएगा। सिंपली एक्ट जो है वो थ्रू पार्लियामेंट्री मैकेनिज्म जो है इसको पास किया जाता है। यानी कि जैसे पाकिस्तान के अंदर दो हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, पहले एक बिल है उसको प्रपोज किया जाता है इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वो सेकंड हाउस में जाता है आफ्टर द असेंट ऑफ द फर्स्ट हाउस, और सेकंड हाउस के असेंट के बाद ये फिर जब वहां से अप्रूव्ड हो जाता है तो ये हेड ऑफ स्टेट के पास जाता है फॉर असेंट। ठीक हो गया। जबकि ऑर्डिनेंस जो है ये इससे डिफरेंट है। ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में नहीं जाता बल्कि ये डायरेक्टली हेड ऑफ स्टेट जो है वो इसको पब्लिश करवा देता है। कोई भी ऑर्डर जो है वो इशू करता है उसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं।
अब जब हमने बात की डेट ऑफ पब्लिकेशन की या डेट ऑफ एनफोर्समेंट की, तो डेट ऑफ पब्लिकेशन और एनफोर्समेंट ये एक ऐसा सवाल है, जब भी आप किसी पेपर के अंदर जाएंगे, चाहे वो ADFIA हो, वो AD NAB हो, या फिर कोई भी और जिसके अंदर उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्ट है वो आपसे पूछा हो, तो आपको उसकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट, डेट ऑफ पब्लिकेशन पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे दो डिफरेंट चीजें हैं FIA के एक्ट के अंदर। FIA के एक्ट के अंदर दो डिफरेंट चीजें क्या हैं, ये मैं आप लोगों को बताता चलूं कि पहली चीज जो है वो ये है कि जी ये जो एक्ट है 1975 के अंदर ये पब्लिश हुआ, ठीक है जी। ये 1975 की एग्जैक्ट जो डेट है 17 जनवरी 1975, इस डेट को ये गजट के अंदर पब्लिश हुआ और इस यही इसकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट है। लेकिन इसके साथ एक पैरेलल चीज है कि ये ऑब्वियसली आफ्टर द असेंट ऑफ द हेड ऑफ स्टेट, जो कि पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट होता है, उसके असेंट के बाद ये जो है वो गजट नोटिफिकेशन के लिए जाता है। तो उससे पहले इसकी असेंट जो है वो प्रेसिडेंट से जरूरी है। वो किस डेट को हुई, तो 13 ऑफ जनवरी 1975 के अंदर इसको असेंट मिला, इसको अप्रूवल मिला, और 17 ऑफ जुलाई 1975 को ये पब्लिश हुआ। ये दो डेट्स हैं जो आपसे पेपर के अंदर पूछी जा सकती हैं, जो आपने याद रखनी है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके अलावा आपसे ये पूछा जाता है कि जी FIA एक्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं, तो FIA एक्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 10 हैं। बहुत सिंपल है जी, ये बहुत छोटा सा एक एक्ट है जिसके टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 10 हैं, जो यूं स्टार्ट किया और यूं खत्म हुआ। तो आप इसको इसलिए इजीली याद रख सकते हैं और कर सकते हैं। ओके, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब जब भी हम किसी एक्ट को पढ़ते हैं तो उसके अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि उसके जो पहले दो सेक्शंस होते हैं, दो या तीन, ये वेरी करता है डिफरेंट सेक्शन डिफरेंट एक्ट्स के अंदर, ठीक है। अब इसमें एक चीज है कि आपको उस एक्ट का जो उसका एक्ट का पहला सेक्शन होता है उसके अंदर उसके एक्ट के टाइटल के बारे में पूछा जाता है या बताया जाता है कि इस एक्ट का नाम क्या होगा। दूसरा, इसकी जो कमेंसमेंट है वो कब से स्टार्ट होगी, यानी कि कब से लागू होगा। अब कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जहां पे जो डेट शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट लाइक हियर इन FIA एक्ट के दोनों एक ही सेक्शन के अंदर आ जाते हैं। अदरवाइज आपसे कुछ इस तरह से भी पूछा जाता है कि सेक्शन 1 जो है वो टाइटल डिफाइन करता है, जबकि सेक्शन 2 जो है कमेंसमेंट डिफाइन करता है। अब इसके बाद एक शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, और उसके बाद तीसरी जो हेडिंग आती है वो डेफिनेशंस की आती है। अब डेफिनेशन, सवाल ये है कि यहाँ पे डेफिनेशंस क्यों रखी जाती हैं। डेफिनेशंस इसलिए रखी जाती हैं कि अगर एक बंदा जिसका ताल्लुक लीगल फर्टर्निटी से है उसके उसको तो ये डेफिनेशंस जो है हो सकता है गो थ्रू करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसका ताल्लुक लीगल फर्टर्निटी से नहीं है, कोई इंजीनियर है, कोई लेमैन है, या कोई मेडिकल साइंस से ताल्लुक रखने वाला है, उसे नहीं पता कि व्हाट इज स्टैंड्स बाय CRPC, तो ऑब्वियसली उसको फिर डेफिनेशंस के सेक्शन के अंदर जाना है और उस एक्ट के अंदर जो पर्टिनेंट पॉइंट्स होते हैं वो जरूर मेंशन कर दिए जाते हैं। अब ऑब्वियसली हमें इसके साथ साथ ये चूंकि बहुत छोटा सा एक्ट है और इसके अंदर छोटे से सेक्शंस हैं, तो आपको याद रखना जो है वो आसान होता है। अदरवाइज अगर आप CRPC देखते हैं तो अराउंड 500 वहां पे सेक्शंस है, लेकिन लोग वो भी याद रखते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से PPC के तकरीबन 500 सेक्शंस हैं, लोग वो भी उसका एक एक सेक्शन याद रखते हैं। तो आपको सिर्फ 10 सेक्शंस याद रखने हैं, क्योंकि पेपर के अंदर ये पूछा जाता है फॉर एग्जाम्पल कि कौन सा सेक्शन जो है वो FIA एक्ट 1974 जो है वो डील करता है विद द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट 1974।
तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 1 जो है ये डील करता है विद शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। तो इस तरीके से आपने ये सेक्शंस को साथ में जरूर याद रखना है कि सेक्शन 1 जो है वो उसके अंदर क्या है, सेक्शन 2 के अंदर क्या है, सेक्शन 3 के अंदर क्या है, ये चीजें आपने याद रखनी है। उसके अंदर जो डिटेल्स होती हैं वो उन डिटेल्स के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको आपने पिकअप करना है। अदरवाइज बाकी चीजें जो हैं वो इतनी जरूरी नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलरली। अब इसका आपको पता जी, एक्ट का नाम जो है वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट यानी कि FI एक्ट 1974 है। और उसके बाद ये एक्सटेंड की ऑप्शन आती है दूसरी कि ये कहां पे इसको एनफोर्स किया जाता है। अब उसकी मिसाल मैं आपको देता हूं, जैसे सिंध के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब हिंदू मैरिज एक्ट सिंध के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया तो वो सिंध तक ही महदूद है। ये फॉर एग्जांपल पंजाब के अंदर पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो ये सिर्फ पंजाब के लिए है, ये बाकी पाकिस्तान के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। या इसी तरह से जब बिफोर द मर्जर ऑफ फाटा मर्जर जो 25th अमेंडमेंट के थ्रू हुआ, उससे पहले अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे एक्ट्स या ऑर्डिनेंस हुआ करते थे जिसके अंदर जो उस एक्ट की एनफोर्समेंट जो है उसमें से जो फाटा है उसको निकाल दिया जाता था, फाटा जो है उसे एक्सक्लूड किया जाता था कि फाटा के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि 1974 के अंदर आया ऑल्दो, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा एरिया नहीं बताया गया जहां पे इस एक्ट को इन्फोर्स ना किया जाए, तो इसीलिए इसने बता दिया कि सेक्शन 1 सब सेक्शन 2(1). अब जब आपको यहाँ पे एक और मेथड बताता चलूं कि अगर फॉर एग्जांपल सेक्शन नंबर 1 है, इसके अंदर हमें 2 और पॉइंट्स मिलते हैं, तो इनको हम कैसे पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे सब सेक्शन 2(1). ठीक है जी। जैसे यहाँ पे हम पढ़ते हैं सब सेक्शन 2(a). ठीक है जी। तो इसी तरीके से इसको हम सब सेक्शन 1(2) पढ़ेंगे कि इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान एंड आल्सो अप्लाइज टू ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड पब्लिक सर्वेंट्स। ठीक है, ये 3 चीजें उसने बताई हैं कि ऐसा नहीं है कि ये एक तो पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई हो गया फिर उसके बाद इसके तमाम सिटीजन्स के ऊपर अप्लाई हो गया। अब जब इसने ऑल सिटीजन्स का है तो इसके अंदर जो ओवरसीज पाकिस्तान है वो भी इंक्लूडेड है, क्योंकि वो भी पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं। और पब्लिक सर्वेंट्स चूंकि वो गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं तो उनको इसमें एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता कि आप इसमें किसी को प्रिविलेज दे रहे हैं कि किसी खास बंदे को या पर्टिकुलर क्लास के लोगों को आप इसमें से एक्सक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जिसके अंदर पब्लिक सर्वेंट्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है या मेंशन नहीं किया जाता, लाइक आई एम अ पब्लिक सर्वेंट बट आई एम नॉट एक्सक्लूडेड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। तो ये पॉइंट जो है ये जरूरी है। अब पेपर के अंदर क्या पूछा जाता है? पेपर के अंदर इसी तरह से पूछा जाता है कि जनाब ये होल ऑफ पाकिस्तान की तो सभी को पता होगा, फिर ये पूछ लिया जाता है कि ऑल सिटीजन के अंदर क्या ओवरसीज पाकिस्तानी आते हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है। पब्लिक सर्वेंट के ऊपर भी ये एप्लीकेबल है या नहीं है, आपको ये बताना है। फिर समटाइम्स एफपीएससी का जो पैटर्न है वो क्या है? एफपीएससी का पैटर्न ये है कि वो एज इट इज यहां से लाइन उठाएगा और वो लाइन जो है वो जाके कॉपी पेस्ट करेगा अपने पेपर के ऊपर। आपको 4 ऑप्शंस देगा जिसके अंदर जो वर्डिंग है ये चेंज होगी। फॉर एग्जांपल होल ऑफ पाकिस्तान जो है वो आ जाएगा बाद में और सिटीजन्स पहले आ जाएगा, या पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं ये जो एक तरतीब है लाइनों की इसको चेंज कर देगा। तो आपको इस पे फोकस रहना कि ये जो चीजें हैं ये आपको एज इट इज याद हो। ठीक है, अब इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, इसका मतलब क्या है? सब सेक्शन 1(3) इसका मतलब ये है कि ये पूरे का पूरा एक्ट जो है वो एक ही दफा इन्फोर्स कर दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि चूंकि पाकिस्तान एक फेडरल गवर्नमेंट है, इसके अंदर फेडरेशन है, तो फेडरेशन के अंदर नॉर्मली ऐसा भी किया जा सकता है
कि फेडरल गवर्नमेंट ये कहे कि इस एक्ट को सबसे पहले हम एनफोर्स करेंगे इन फाटा, ठीक है, उसके बाद हम इसको केपी के अंदर लेके आएंगे, फिर उसके बाद बलोचिस्तान, फिर सिंध एंड पंजाब, फिर गिलगित बल्तिस्तान। लेकिन कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं, ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल जब फाटा को मर्ज किया गया तो उन्होंने कहा जी पहले इनिशियली हम क्या करेंगे कि फाटा को मर्ज किया है, इसके मर्ज करने के बाद हम जो है वो इसकी सीट्स तो ऑलरेडी नेशनल असेंबली के अंदर हैं, सेनेट के अंदर हैं, पहले हम जो है वो इनकी सीटों को खत्म होंगी, दोबारा इलेक्शन होंगे, फिर उसके बाद जो है वो सारी की सारी सीटें केपी के नाम से आएंगी, ठीक है। जब तक वो सीटें खत्म नहीं होती, टेन्योर खत्म नहीं होता, टिल देन वो जो है वो फाटा के ही रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, ठीक है। तो वो एकदम से उसको फोर्स नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक मैकेनिज्म होते हैं जिसको देखना होता है। अब इसके अंदर जो है वो ऐसा कोई चीज नहीं है, तो इसको एक ही दफा पूरी हर जगह पे इसकी इन्फोर्समेंट की जाती है। अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आते हैं, सेक्शन नंबर 2। आपको ये याद रखना है कि विच सेक्शन डील्स विद द डेफिनेशन सेक्शन। तो सेक्शन नंबर 2 डील्स विद डेफिनेशंस। अब इसके अंदर आपको ये जो 4-5 या 6-7 जितनी भी डेफिनेशंस दी गई हैं, इनके जो सब सेक्शंस हैं ये आपको याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल जो एजेंसी है इसकी डेफिनेशन इसने बताई है, वो किसके तहत बताई है, सब सेक्शन 2A के तहत इसने बताई है। तो आपको सब सेक्शन 2A भी याद रखना है कि एजेंसी मीन्स अ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन नंबर 3। सेक्शन 3 के तहत जो है, इसको आगे हम चल के पढ़ेंगे, लेकिन फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इसको एजेंसी का नाम दिया गया है। फिर उसके बाद सब सेक्शन 2B कहता है कि कोड क्या है। अब कोड का मतलब है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, ठीक है। अब आपको कोड की डेफिनेशन का भी पता होना चाहिए कि किस सेक्शन के तहत कर रही है, 2B के तहत कर रही है, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के पूरे नाम का पता होना चाहिए, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कब आया था ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी आपसे पूछा जाता है। और उसके अंदर चूंकि ये वर्ड्स हैं 1898, तो अगर इसको इस तरह से कर दिया जाए 1988 कर दिया जाए, या फिर इसको 1989 कर दिया जाए, तो इस तरह से करके कंफ्यूज किया जा सकता है। लेकिन आपको 1898 याद रखना है, 1898 ये आपसे पूछा जा सकता है। जितने भी पॉइंट्स आपसे पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे मैं बता रहा हूं। और आप अगर एक दफा इस एक्ट को गो थ्रू कर लेते हैं, फिर आपको किसी भी वेबसाइट से इधर उधर से चीजें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सारी चीजें एक्ट के अंदर डिस्क्राइब्ड हैं, और इसी को ही उठा के फिर एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। अगर आप इसी को गो थ्रू कर लें तो आपको फिर किसी एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद सब सेक्शन 2C डील करता है विद डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल मींस डायरेक्टर जनरल ऑफ द एजेंसी, डीजी कहा जाता है नॉर्मली डायरेक्टर जनरल, जो कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है। अब यहाँ पे डायरेक्टर जनरल जैसे आप देखते हैं जी, चेयरमैन नादरा है, फिर उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। इसी तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन का एक हेड होता है, और उसका एक पर्टिकुलर एक डिस्क्राइब डेजिग्नेशन होती है, और FIA की जो डिस्क्राइब डेजिग्नेशन है वो डायरेक्टर जनरल की है, ठीक है। उसके बाद प्रोविंशियल पुलिस जो है इसका भी यहाँ पे जिक्र किया गया है अंडर सब सेक्शन 2D। प्रोविंशियल पुलिस जो है इसका मतलब ये है कि पुलिस जो है, जो पुलिस एक्ट 1861 के तहत प्रोविंशियल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है। एक पुलिस फोर्स है जिसको कहा जाता है पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंदर CSPs रिक्रूट होके जाते हैं एज ASP, और वो IG तक जाते हैं। इसी तरह से प्रोविंशियल लेवल पे भी पुलिस जो है उसको एस्टैब्लिश किया जाता है, उसको प्रोविंशियल पुलिस कहा जाता है, ठीक हो गया जी। उसके अंदर बड़ी सारी चीजें हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या ये प्रोविंशियल पुलिस है, लेकिन हम उस साइड पे अभी नहीं जाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। अभी आपको सिंपली बताने का मकसद ये है कि जितनी भी प्रोविंशियल पुलिस है उसका जिक्र इसके अंदर किया गया, और प्रोविंशियल पुलिस किस एक्ट के तहत एस्टैब्लिश की जाती है, ये पुलिस एक्ट 1861 के तहत एस्टैब्लिश की जाती है, और ये पुलिस एक्ट 1861 का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट पेपर के अंदर पूछा जा सकता है।
फिर इसके बाद पब्लिक सर्वेंट जो है इसकी डेफिनेशन आई है अंडर सब सेक्शन 2E। तो पब्लिक सर्वेंट्स मींस अ पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 21 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। पाकिस्तान पिनल कोड का जो सेक्शन नंबर 21 है, इसके अंदर जो पब्लिक सर्वेंट है इसकी डेफिनेशन दी गई है, and includes an employee of any corporation or other body or organization set up, controlled or administered by the federal government। यानी कि एक तो ये है कि अंडर सेक्शन 21 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड जो बंदा जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के तहत जो बंदा पब्लिक सर्वेंट है वो बंदा पब्लिक सर्वेंट, या इसके अलावा जैसे अभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी बन गई हैं, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, या फिर इसके बाद आपको अपनी जो नेटिव इलाके हैं वहां पे अगर आप प्रॉपर्टी को डील करने के लिए जाते हैं तो वहां पे लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी बना दी गई है। इस तरह से बड़ी सारी बॉडीज हैं जिनको हम अंडर सेक्शन 21 आप पाकिस्तान पिनल कोड एज पब्लिक सर्वेंट डिफाइन नहीं कर सकते। वो जो है वो कॉरपोरेशंस हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन वो फेडरल गवर्नमेंट उनको एडमिनिस्टर करती है या कंट्रोल करती है, यानी कि अंडर द कमांड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट है, तो वो भी इसी के अंदर आएंगी। ठीक है जी। उसकी मिसाल अगर फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो मैंने आपको मिसालें दी, ठीक है, वो आती हैं जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन चूंकि हमने फेडरल गवर्नमेंट को देखना तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन आ जाता है, नैब आ जाती है, या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन आ जाती है। ठीक है, ये इस तरह से बॉडीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये भी जो है इसके जो लोग हैं जिनको फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, ये भी लोग जो है वो पब्लिक सर्वेंट ही कहलाएंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास स्पेशल पुलिस जो है इसकी आ जाती है। ये स्पेशल पुलिस सबसेक्शन 2F के तहत इसको डिफाइन किया गया है। अब स्पेशल पुलिस का मतलब ये है कि जो स्पेशल पुलिस ऑर्डिनेंस 1948 के तहत एस्टैब्लिश की गई थी, इसको बाद में रिपील भी किया गया पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट को, लेकिन आपको ये याद रखना है कि स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1948 के तहत एस्टैब्लिश की गई थी। फिर इसके बाद स्पेशल स्पेसिफाइड पर्सन जो हैं उनकी डेफिनेशन है अंडर सबसेक्शन 2G। स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब ये है कि ऐसे लोग जिनको अपॉइंट या पोस्ट किया जाता है पुलिस सर्विस में, आर्टिकल 3 ऑफ स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस। ठीक है जी। जो स्पेशल पर्सन वो है जिनको अपॉइंट या पोस्ट किया जाता है अंडर या इन, यानी कि पुलिस जो प्रोविंशियल पुलिस है इसके अंदर या इसके अंडर। ठीक है जी। और वो किसके तहत किया जाता है? आर्टिकल 3 ऑफ स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस, इसका ऑर्डिनेंस जो 1962 है, इसके तहत जिस भी स्पेसिफाइड बंदे को अपॉइंट या पोस्ट किया जाता है। इसकी मिसाल ये दे देता हूं कि फॉर एग्जांपल जी एक बंदा जो है वो एक बंदा जो है वो पंजाब पुलिस के अंदर एज एसपी है, वो आके इधर FIA के अंदर लग जाता है एज डायरेक्टर। तो ये इस चीज को डिफाइन करने के लिए स्पेसिफाइड पर्सन जो हैं जिनको डेजिग्नेट किया जाता है, या फिर FIA किसी बंदे को पुलिस के अंदर फॉर एग्जांपल सिंध पुलिस के अंदर डिप्यूट कर दिया जाता है, ये चीजें इसके अंदर है। और रूल स्टैंड्स पर, रूल जो इस एक्ट के तहत बनते हैं, इस एक्ट के रूल्स जो हैं उसको गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, अदरवाइज हम उसको भी इसके अंदर गो थ्रू करते। अब हमने सब सेक्शन 2(1) पढ़ा था कि जी एजेंसी की डेफिनेशन के अंदर उसने कहा था कि सेक्शन 3 के तहत एजेंसी स्टैब्लिश की जाती है, तो हम सेक्शन 3 को डिस्कस करते हैं। सेक्शन 3 ये कहता है notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the federal government may constitute an agency to be called Federal Investigation Agency for inquiry into and investigation of the offenses specified in the schedule, including an attempt or conspiracy to commit and abetment of any such offense। अब उसने क्या है जी, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो एस्टैब्लिश कर दी जाती है विद द पर्पस के इसने क्या करना है, इसने इंक्वायरी करनी है और इन्वेस्टिगेशन करनी है
उन ऑफेंसेस की जो कि स्केड्यूल के अंदर जो है वो उनको मेंशन किया है। अब आगे चल के एक स्केड्यूल भी है, उसके अंदर वो ऑफेंसेस हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। लेकिन आपने याद क्या करना है कि एफआईए किस सेक्शन के तहत एस्टैब्लिश की जा रही है? सेक्शन 3 के तहत एफआईए एस्टैब्लिश की जा रही है, और उसका एजेंडा क्या है? इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है सब सेक्शन 3(2). अब सब सेक्शन 3(2) के अंदर क्या है? द एजेंसी शैल कंसिस्ट ऑफ अ डायरेक्टर जनरल टू बी अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट एज सच number of other officers as the federal government may from time to time appoint to be members of the agency। अब यहां पे एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूं, ये जो क्वेश्चन है ये आप मेरे से यहां पे लिखवा लें, ये सवाल जरूर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। अब लेकिन आपकी किस्मत है कि ये सवाल इतना सिंप्लीफाइड पूछा जाता है या इसको कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है। उसने क्या है जी कि जो एजेंसी है इसके अंदर ये एक डायरेक्टर जनरल है, ठीक है जी, जिसको फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। आपसे ये पूछा जाएगा कि डीजीएफआईए को कौन अपॉइंट करता है, वहां पे ऑप्शन होंगी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जनाब, फिर उसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर, या फिर हेड ऑफ आर्मी जो चीफ ऑफ स्टाफ है वो है, या कोई और ऑप्शन दे दी जाएगी। ठीक है। अब यहां पे एक चीज है कि अगर तो वहां पे फेडरल गवर्नमेंट मेंशन होता है तो आपने फेडरल गवर्नमेंट मार्क करनी है। अदरवाइज अगर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का वो के कंपटीशन के अंदर आते हैं तो ऑब्वियसली जो इसकी अपॉइंटमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर करता है। ठीक है, आपने प्राइम मिनिस्टर को मार्क करना है। प्रेसिडेंट जो है इज नॉट एम्पावर्ड टू अपॉइंट एनी पर्सन डायरेक्टली विद वो विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर किसी भी बंदे को अपॉइंट नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये जैसे पंजाब के अंदर गवर्नर का इशू बना, उससे आप लोगों को ये सीख मिल चुकी होगी। अब इसके अलावा जितने भी मेंबर हैं, यानी कि जितने भी, जैसे अभी आपने एफआईए के एग्जाम देने हैं, उसके अंदर आप इंस्पेक्टर या एडी के लिए जाएंगे, तो उसके अंदर भी आप अगर एफआईए एजेंसी के मेंबर बनते हैं तो वो भी फेडरल गवर्नमेंट उनको जो है वो अपॉइंट करती है। ठीक हो गया जी, आप फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद हम मजीद आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4 जो है वो ये क्या बताता है? सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी, के इस एजेंसी को जो है वो एडमिनिस्टर या सुपरिटेंडेंट कौन करेगा? द सुपरिटेंडेंट्स ऑफ द एजेंसी शैल वेस्ट इन द फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट जो है इसको सुपरिटेंडेंट करेगी या एडमिनिस्टर करेगी। यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो हैज नथिंग टू डू विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एफआईए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजेंसी शैल वेस्ट इन द डायरेक्टर जनरल हु शैल एक्सरसाइज in respect of agency such of the powers of an inspector general of police under the Police Act 1861 as may be prescribed by the rules। अब ये जो इन्होंने क्या है कि एक तो हो गया कि जी इसको फेडरल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करेगी, ये इस सब सेक्शन 4 के अंदर जितने पॉइंट्स है ये आप लोग नोट कर लें, मैं ध्यान से आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर जो जो आपसे पूछा जा सकता है कि इसको एडमिनिस्टर कौन करेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल फेडरल गवर्नमेंट। अब सेक्शन जो इसका सब सेक्शन है, सेक्शन नंबर 4 का सब सेक्शन 4(2) ये बताता है, ये इसका सब सेक्शन 1 था जी। ठीक है, सब सेक्शन 4(1) के जो फेडरल गवर्नमेंट इसको डील करेगी। सब सेक्शन 4(2) जो है वो ये कहता है कि इसकी फर्दर जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको मैं पहले बता देता हूं। पहला है सुपरिटेंडेंस और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन। जो सुपरिटेंडेंस है ये करेगी फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि सुपरिटेंड इसको फेडरल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन करेगा? डायरेक्टर जनरल, डीजी इसकी एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। और फिर उसके बाद आपको बताता चलूं कि अब डीजी इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, डीजी किस एख्तियार के तहत इसकी एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, उसके पास कौन सी पावर्स हैं। तो इसने फर्दर बता दिया कि डायरेक्टर जनरल जो है डीजी के पास सेम इख्तियारात हैं
जो कि इंस्पेक्टर जनरल यानी कि आईजी ऑफ पुलिस के पास होते हैं, वो चाहे आईजी मोटर पुलिस है या आईजी पंजाब पुलिस है, आईजी सिंध पुलिस है, जिसके जिसके पास आईजी वाले सेम इख्तियारात हैं। और वो जो आईजी के पास इख्तियार होते हैं वो कौन से एक्ट के तहत होते हैं? वो पुलिस एक्ट 1861 के तहत उसके पास ये इख्तियारात होते हैं। आई थिंक ये पॉइंट बड़ा ही एलैबोरेटिव अप्रोच के साथ आप लोगों को बता दिया गया है। इसके अंदर कोई भी आप लोगों को चीज ऐसी नहीं होगी जो समझने के काबिल है। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 ये कहता है पावर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी। सेक्शन 5 ये बताता है कि जो इसके मेंबर्स हैं उसके इख्तियारात क्या हैं। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर इसने इस एजेंसी की एक तरह से ड्यूटीज, ठीक है, भी बता दी हैं और इसके इख्तियारात भी बता दिए हैं। अब सब सेक्शन 5A ये कहता है कि सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर विच द फेडरल गवर्नमेंट, ये मैं पॉइंट इसलिए कर रहा हूं कि आपको ये क्लियर होना चाहिए, subject to any order which the federal government may make in this behalf, the members of the agency shall for the purpose of an inquiry or investigation under this act have throughout Pakistan such powers, including powers relating to search, arrest of persons and seizure of property and such duties, privileges and liabilities as the officers of the provincial police have in relation to investigation of offences under the code or any other law for the time being into force। ठीक है, अब ये पॉइंट आपको बड़ा समझने की जरूरत है। इसका आपको पहले ये पता होना चाहिए हम किसकी डील कर रहे हैं, मेंबर्स, यानी कि जो एडीए इंस्पेक्टर है, फिर उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर है, फिर उसके बाद डायरेक्टर है, फिर एडिशनल डायरेक्टर है। ये इनकी पावर्स के बारे में बता रहा है कि ये इनकी पावर्स क्या है। इसके बाद इसमें सबसे पहले ये है कि जब भी फेडरल गवर्नमेंट कोई ऑर्डर इशू करती है, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर इशू करती है किस चीज का, इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी के लिए, ठीक है, इस एक्ट के तहत, कि किसी भी पाकिस्तान के खित्ते के अंदर कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसके बंदे के पास एहतियारात कौन कौन से होंगे। उस बंदे के पास एहतियार है कि वो किसी भी जगह की सर्च कर सकता है, ठीक है, उसके बाद वो किसी भी बंदे को अरेस्ट कर सकता है, ठीक है जी, किसी भी बंदे को अरेस्ट कर सकता है, नंबर 2। फिर उसके बाद नंबर 3, किसी भी प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है। अब कोई प्रॉपर्टी अगर फॉर एग्जांपल सीज हो जाए तो आप उसके ऊपर बिजनेस नहीं कर सकते, आप उसकी सेल परचेज नहीं कर सकते, यानी कि प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना, जिसको दूसरे मैनी में कह सकते हैं। अब उसकी जो ड्यूटीज के बारे में भी बता दिया गया कि उसकी ड्यूटीज, प्रिविलेजेस और लायबिलिटीज, यानी कि प्रिविलेजेस अगर मूव करना है, रहना, खाना पीना, ये कैसे होंगी, तो उसकी लायबिलिटीज क्या है, जिम्मेदारी क्या है, बिल्कुल उसी तरीके से जो कि एक प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर की होती हैं उस बंदे के रिलेटेड जो उस ऑफेंस के रिगार्डिंग है। और ये कौन डिटरमिन करता है, ये एक लंबी जो है वो डिपार्टमेंटल प्रोसीजर्स हैं जिसके अंदर हमें जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको बताता चलूं कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है पंजाब पुलिस के अंदर, वो सब इंस्पेक्टर रैंक के ऊपर है और उसके कुछ पर्टिकुलर उसकी ड्यूटीज और प्रिविलेजेस है, उसके पास सर्च या अरेस्ट के पावर्स हैं, या इंस्पेक्टर के लेवल के, हम इंस्पेक्टर की बात करते हैं क्योंकि आपने इंस्पेक्टर या एडी की बात करनी है। तो अगर कोई बंदा एफआईए के अंदर इंस्पेक्टर है तो वो किसी मामले की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करता है, उसके पास सेम इख्तियारात हैं जो पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर के पास है कि आप सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं और प्रॉपर्टी को सीज भी कर सकते हैं। और सेम आपके पास प्रिविलेज और लायबिलिटीज हैं जो कि प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर की होती हैं, या इसके अलावा किसी और एक्ट के तहत अगर फॉर एग्जांपल जो नैब के अंदर इंस्पेक्टर है उसके पास कोई इख्तियार है और आप करप्शन को डील कर रहे हैं तो आपके पास सेम वही इख्तियारात हैं जो एक नैब के जो 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 एक
इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास हैं, वही यहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास होंगे। या फिर इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन के अंदर किसी तरह से धांधली होती है, आपने उस मामले की इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन करनी है, तो उसके अंदर आपके पास सेम हथियारात होंगे जो कि एक इलेक्शन के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास होते हैं। ठीक है, अभी आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ आ गया है। सबसेक्शन 5(2) जो है वो ये कहता है subject to rules if any a member of the agency not below the rank of sub inspector, यहां पे मेंशन कर दिया जी, may for the purpose of any inquiry or investigation under this act exercise any of the powers of an officer in charge of a police station in any area in which he is for the time being, and when so exercising such power shall be deemed to be an officer in charge of the police station discharging his functions as within the limits of his station। अब उसके कहने का मतलब ये है कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कोई भी ऑफिसर जो कि सब इंस्पेक्टर के रैंक से कम नहीं है और वो किसी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है, तो वो किसी एक एरिया के अंदर जहां पे इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो सेम इख्तियारात उसके पास हैं जो कि एक एसएचओ के पास होते हैं। ठीक है जी, और वो उस पुलिस स्टेशन के एज ऑफिसर इन चार्ज यानी कि एसएचओ के तौर पे काम कर सकता है। ये इख्तियारात हैं इंस्पेक्टर एफआईए के। ठीक है जी, आप फॉर एग्जांपल इंस्पेक्टर एफआईए बनते हैं और आप अपने किसी इलाके में जाते हैं और आप कहीं पे आपने इंक्वायरी करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो वहां पे जो पुलिस का एसएचओ बैठा है, जो उसके इख्तियारात हैं, उसका हदूदो अरबे के अंदर जो इख्तियारात वो इस्तेमाल कर सकता है, सेम वो इख्तियारात आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए लाजम ये है कि वो बंदा जो है सब इंस्पेक्टर के रैंक से कम ना हो। ऐसा नहीं है कि जी एफआईए का कोई कांस्टेबल जाके एसएचओ को कहे कि चल भाई साइड पे हो, हुआ मैं जरा इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो ऐसे नहीं हो सकता। सब इंस्पेक्टर के रैंक से जो है वो कम नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट सेक्शन आता है सब सेक्शन 353। अब सब सेक्शन 53 जो है, विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1 and subsection 2, any member of the agency not below the rank of sub inspector authorized by the director general in this behalf may arrest without warrant any person who has committed or against whom a reasonable suspicion exists that he has committed any of the offense referred to in subsection 1 of सेक्शन 3। अब वो ये कह रहा है कि एक बंदा जो सब इंस्पेक्टर के रैंक से कम नहीं है और उसे डायरेक्टर जनरल जो है वो उसने एम्पावर कर रखा है, अगर वो कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो वो विदाउट वारंट, अब आप जो है वो पुलिस जो है ये किसी भी प्रोविंस की हो, ये विदाउट वारंट जो है ये बंदे को अरेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शंस हैं, उस एक्सेप्शंस की साइड पे हम नहीं जा सकते। ठीक है जी, लेकिन जो एफआईए का सब जिस बंदे को डीजी ने एम्पावर किया है, वो अगर ये देखता है कि किसी बंदे ने कोई क्राइम कमिट किया है, ठीक है, या जिसके बारे में सबूत मौजूद है कि उस बंदे ने कोई जो क्राइम जो है वो स्केड्यूल के अंदर मेंशन है उनमें से कोई क्राइम किया है, तो वो उसको विदाउट वारंट जो है वो गिरफ्तार कर सकता है। ये एहतियार है सब इंस्पेक्टर का। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर उसके बाद सब सेक्शन 4(5) जो है ये कहता है फॉर द पर्पज ऑफ द एक्सरसाइज बाय द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी ऑफ द पावर्स ऑफ एन ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। ठीक है, उसके कहने का मकसद ये है कि जो मेंबर्स ऑफ द एजेंसीज हैं वो उनके पास एख्तियार है किसका, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन का उनके पास पावर है। ठीक है,
पुलिस स्टेशन इसका मतलब क्या है कि पुलिस स्टेशन का को इसने आगे डिफाइन कर दिया है। पुलिस स्टेशन को इसने डिफाइन किया कि एनी प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेशली बाय द फेडरल गवर्नमेंट टू बी अ पुलिस स्टेशन विद इन अ मीनिंग ऑफ द कोड, यानी कि कोई भी जगह जो है वो पुलिस स्टेशन जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि वो पुलिस स्टेशन की डेफिनेशन के तहत वो फॉल करती है, उसको ये पुलिस स्टेशन डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल किसी जगह पे जाते हैं साउथ पंजाब के अंदर किसी तहसील के अंदर, अगर फॉर एग्जांपल फेडरल गवर्नमेंट ने ये स्केड्यूल दे रखा है कि हर तहसील के अंदर FIA का एक पुलिस स्टेशन होना चाहिए, लेकिन किसी एक तहसील में जाते हैं वहां पे पुलिस स्टेशन नहीं एग्जिस्ट करता, तो वो किसी भी जगह को अगर डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसको डिक्लेयर कर रखा है तो उस तहसील को डिक्लेयर करके उसको पुलिस स्टेशन बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी। इफ सबसेक्शन 5 ये कहता है इफ इन द ओपिनियन ऑफ अ मेंबर ऑफ द एजेंसी कंडक्टिंग, ये आप लोगों ने याद रखना है, कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन एनी प्रॉपर्टी विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। प्रॉपर्टी के बारे में ये सेक्शन है, आपको ध्यान से देखना है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, यानी कि ये एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, is likely to be removed, transferred, or otherwise disposed of before an order of the appropriate authority for its seizure is obtained। ठीक है जी। अब such members may by order in writing direct the owner or any person who is for the time being in possession thereof not to remove, transfer, or otherwise dispose of such property in any manner except with the previous permission of that member। जी आप काइंडली वीडियो नो ऑन करें। Of such property in any manner except with the previous permission of that member, and such order shall be subject to any order made by the court having jurisdiction in the matter। ठीक है। अब इसका मतलब सिंपल आपको समझा दूं, सिंपल आप समझ सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ठीक है। अब इसके ऊपर जो है वो सीज करने का जो ऑर्डर है, जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, ठीक है, वो चाहे इलेक्शन कमीशन है, हाई कोर्ट है, या सुप्रीम कोर्ट है, या फिर FIA है, या फिर नैब कोर्ट है, किसी भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने उस से जो इस प्रॉपर्टी को सीज करने का जो अथॉरिटी है वो ले चुके हैं, तो जो उसका ऑनर है या जो भी मुतल्लका शख्स है उस प्रॉपर्टी से, उसको ये बात वाज़ह कर दी जाती है कि वो उस प्रॉपर्टी को रिमूव नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता, या अदरवाइज डिस्पोज नहीं कर सकता। अब यहाँ पे तो इस चीज को डिफाइन नहीं किया गया मूवेबल एंड अनमूवेबल प्रॉपर्टी को। तो प्रॉपर्टी हमेशा दो तरह से होती है, मूवेबल एंड नॉन मूवेबल। उसको हम यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे, लेकिन सिंपली आपने ये याद रखना है कि अगर प्रॉपर्टी जो है वो इन्वॉल्व हो जाए इन्वेस्टिगेशन में, तो जो भी उसको ऑनर है या कंसर्न्ड पर्सन है वो इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, रिमूव नहीं कर सकता, या डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता। सबसेक्शन 6 ये कहती है एनी कंट्रावेंशन ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 5 shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to 1 year or with a fine or both। अब इसका मतलब क्या है, ये बहुत ही सिंपल है कि कोई बंदा जो है वो वायलेट करता है सेक्शन नंबर 5 को, ठीक है जी, तो उसकी सजा 1 साल की कैद और फाइन या दोनों हो सकते हैं। ठीक है जी। ये आपने याद रखना है कि वो जो है आर वो विद बोथ जो है, आपसे ये सवाल पूछ लिया जाता है
कि जी आपको फॉर एग्जांपल ये पूछा जाता है कि अगर कोई बंदा सब सेक्शन 5 की को वायलेट करता है तो उसको क्या सजा मिलेगी, 1 साल की कैद, फिर उसके बाद आपको दूसरी ऑप्शन आएगी 1 साल की कैद विद फाइन, फिर आपको तीसरी ऑप्शन आएगी 1 साल की कैद विद फाइन और बोथ, ठीक है, तीसरी ऑप्शन आएगी, चौथी आपको नन ऑफ दीज। तो आपने तीसरी ऑप्शन लगानी है, ठीक है। आप यानी कि किसी एक बंदे को सजा भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है, किसी बंदे को सिर्फ फाइन हो सकता है, सजा नहीं हो सकती, किसी बंदे को दोनों हो जाती हैं, ठीक है जी। ये आपने इसको इस तरीके से याद रखना है। अब कोई भी बंदा जो है वो प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है और उसके ऊपर सीजर जो है उसका ऑर्डर लिया जा चुका है कि वो बंदा इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता, रिमूव नहीं कर सकता या डिस्पोज नहीं कर सकता, लेकिन कोई शख्स जो है इस प्रॉपर्टी को रिमूव कर देता है या ट्रांसफर कर देता है, उसके बदले में उस बंदे को सजा मिलती है अंडर सब सेक्शन 5-6 कि वो 1 साल के लिए कैद में रहेगा और उसको जुर्माना होगा या दोनों चीजें होंगी, ठीक है। अब हम सेक्शन 6 की साइड पे मूव करते हैं। सेक्शन नंबर 6 आपको ये बताता है कि पावर टू अमेंड द स्केड्यूल, द फेडरल गवर्नमेंट में by notification in the official gazette amend the schedule so as to add any entry thereto or modify or omit any entry therein। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि वो इस जो स्केड्यूल है इसके अंदर जो पावर है कि इस स्केड्यूल को चेंज करने का इख्तियार किसके पास है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो जनाब प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है, प्रेसिडेंट के पास नहीं है, वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है। और फेडरल गवर्नमेंट कैसे बनती है, पार्लियामेंट के थ्रू, ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर उसके बाद डेलीगेशन ऑफ पावर्स है। डेलीगेशन ऑफ पावर्स सेक्शन 7 इसको डील करता है। डायरेक्टर जनरल मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग direct that all or any of his power, direct all or any of his power under this act or the rules shall subject to such conditions if any as may be specified in the order be exercisable also by any member of the agency so specified। ठीक है, यानी कि जो डायरेक्टर जनरल के पास इख्तियारात हैं आईजी वाले, ठीक है, वो किसी एक बंदे को स्पेसिफाई करके कह सकता है, मतलब उसको डेलीगेट कर सकता है अपने इख्तियारात, ठीक है। ये डेलीगेशन ऑफ पावर क्या इख्तियार किसके पास है, डायरेक्टर जनरल के पास है। अच्छा जी, इसके बाद इंडेमनिटी, नो सूट इंडेमनिटी सेक्शन नंबर 8 इसको डील करता है। इंडेमनिटी, नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द फेडरल government, any member of the agency or any other person exercising any power or performing any function under this act or the rules for the anything which is in good faith done or intended to be done under this act or the rules। अब वो कह रहा है कि कोई भी सूट या प्रोसिक्यूशन जो है या लीगल प्रोसीडिंग जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी भी मेंबर ऑफ एजेंसी के खिलाफ नहीं की जा सकती। यानी कि इंडेमनिटी मतलब एक्सेप्शन जो है वो दे दी गई है जो एफआईए के मेंबर्स हैं उनको, यानी कि वो एडी है, डीडी है, इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, वो जो है उनके खिलाफ कोई भी सूट या प्रोसिक्यूशन जो है वो नहीं की जा सकती। उसकी मिसाल ये है, फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो उसने किसी कोई केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और उसको उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ मिला है, अगर उसी बंदे के खिलाफ जो है वो कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाएंगी तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑब्वियसली उसको हॉल्ट कर दिया जाएगा, जिसको से बचने के लिए ये इंडेमनिटी के सेक्शन रखा गया है, ठीक है जी। इसके बाद पावर टू मेक रूल्स, पावर टू मेक रूल्स ये फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि वो बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट में मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। अब इसी एक्ट के रूल्स भी हैं जो हमारे कोर्स के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन वो रूल्स जो है वो बनाने का इख्तियार जो है वो भी फेडरल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है जी। अब इसके अंदर इसने इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दिया है कि इन पर्टिकुलर and without prejudice to generality of the foregoing power, such rules may provide for all any of the following matters, namely the terms and condition of service of director general, ठीक है, जो terms and condition of the service of
Director General and other members of the agency and qualification for the recruitment of various posts। ठीक है, ये इसके अंदर इसने बता दिया है कि जी जो इसके अंदर इसने पावर टू मेक रूल्स के अंदर इसने इसको एलैबोरेट किया है कि ये किसके पास है इसका इख्तियार कि आपने जो डीजी की टर्म्स एंड कंडीशन सेटल करनी है फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है, और उसके अलावा अगर आपने इंस्पेक्टर एडी या डीडी अपॉइंट करने हैं तो उसकी कम से कम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये भी फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है। फिर उसके बाद द पावर एंड द फंक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द एजेंसी इन रिलेशन टू द कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, ये जो है इसके ऊपर रूल्स बनाना, ये भी फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर इख्तियार है कि फेडरल गवर्नमेंट इसके ऊपर रूल्स बनाए जो कि मौजूद है। द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द असिस्टेंस which the agency may provide to the provincial investigation agencies, कि किस तरह की असिस्टेंस जो है वो एफआईए प्रोविंशियल एजेंसीज को प्रोवाइड कर सकती है, इसके ऊपर रूल बनाने हैं। द पावर ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस अंडर द पुलिस एक्ट 1861 व्हिच शैल एक्सरसाइजेबल बाय द डायरेक्टर जनरल, इसके ऊपर रूल्स बनाने हैं। फिर उसके बाद द मैटर इन व्हिच रिवार्ड्स मे बी गिवन टू द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी आर ऑफ द पब्लिक फॉर रेंडरिंग कमेंडेबल सर्विसेज, कि कमेंडेबल सर्विसेज के ऊपर कौन से रिवार्ड जो हैं वो एजेंसी के मेंबर्स को देने हैं, ये भी उन रूल्स के अंदर इंक्लूडेड हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा इसके बाद रिपील के बारे में है, रिपील यानी कि कैंसिल करना। अब इसके बारे में है सेक्शन नंबर 10 कि द पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1948, जिसका मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एंड द स्पेशल पुलिस एंड द प्रोविंशियल पुलिस ऑर्डर इन 1962 हेयर इन आफ्टर refer to respectively as the said ordinance and the said order are hereby repealed। यानी कि जो स्पेशल पुलिस है ये और एफआईए से पहले स्पेशल पुलिस जो है यही काम कर रही थी, इसे इस एक्ट के तहत रिपील कर दिया गया यानी कि खत्म कर दिया गया। अपॉन द रिपील ऑफ द said ordinance all the persons who were member of the special police immediately before such repeal including the specified person shall stand transferred to the agency and shall subject to subsection 5 be entitled the same terms and condition to which they were entitled immediately before such repeal and, यानी कि ये सबसेक्शन 2A 10(2)A बताता है कि जी जो बंदे पहले स्पेशल पुलिस के अंदर थे उनको आपने इसी एजेंसी के अंदर इमीडिएटली ट्रांसफर करना है, और वो स्पेशल पुलिस के अंदर जो उनके पास एंटाइटलमेंट थी, फॉर एग्जांपल अगर स्पेशल पुलिस के अंदर कोई बंदा इंस्पेक्टर की पोस्ट पे था तो वहाँ ये यहाँ पे एजेंसी में आके इंस्पेक्टर की डेजिग्नेशन पे लग जाएगा। अगर कोई सब इंस्पेक्टर पे है तो एजेंसी में आके सब इंस्पेक्टर पे, अगर कोई डायरेक्टर है तो यहाँ पे आके डायरेक्टर लग जाएगा। ठीक है जी, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है क्योंकि स्पेशल पुलिस जो है एस्टैब्लिशमेंट इसको इस एक्ट ने खत्म कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद सब सेक्शन 10(2)B जो है ये कहता है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन pending with the special police immediately before such repeal shall continue to be conducted by the agency, यानी कि जो भी इन्वेस्टिगेशन जो है ये इंक्वायरी वो पेंडिंग है स्पेशल पुलिस के तहत, वो ही जो है इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करेगी। लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट कौन करेगा, एफआईए इसको कंडक्ट करेगी। ठीक है, सब सेक्शन 10(3) ये कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग द रिपील ऑफ द सेड ऑर्डर बट not withstanding the repeal of the said order but subject to the subsection 4 every specified person shall continue to be appointed in or under the provincial police in or under which he was holding the post immediately before the commencement of this act। अब इसके अंदर ये है कि जो स्पेसिफाइड पर्सन जो डेफिनेशन के अंदर बताए थे कि जी वो प्रोविंशियल पुलिस के अंदर उनको डिप्यूट किया जाता है। ठीक है जी, उनको ये कहा है कि अंडर विच ही वाज होल्डिंग अ पोस्ट इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, कि अगर कोई बंदा इसको फॉर एग्जांपल वो स्पेशल पुलिस के अंदर इंस्पेक्टर था, इसे डिप्यूट कर दिया गया पंजाब पुलिस के अंदर एज इंस्पेक्टर। अब जब दोबारा से पूरा पुलिस जो स्पेशल पुलिस है यही खत्म हो गई और इसकी जगह पे एफआईए एजेंसी आ गई, तो इस एजेंसी के अंदर वो जो डिप्यूटेड बंदे हैं वो फिर किधर जाएंगे, वो डिप्यूटेड बंदे भी जो है वो वापस आएंगे और उसी डेजिग्नेशन पे आएंगे जिस डेजिग्नेशन पे वो इस एक्ट को इस जो 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 स्पेशल पुलिस है इसको रिपील होने से पहले उनकी डेजिग्नेशन थी। ठीक हो गया।
इसके बाद हम सब सेक्शन 4 पे आते हैं, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डायरेक्टर जनरल एंड विद द concurrence of the provincial government concerned, the federal government may direct that such of the specified person referred to in subsection 3 as may within 30 days of the commencement of this act express their willingness to serve in or under the agency shall be appointed to post or under the agency. अब उसके बाद ये है कि ये एक्ट बनने के बाद ये जो प्रोविंशियल पुलिस है, कंसर्न प्रोविंशियल पुलिस है, उनको जो है वो आपने बताना है, और उसके अंदर जो आपके स्पेसिफाइड पर्संस हैं उनसे उनकी विलिंगनेस लेनी है कि क्या वो एजेंसी के अंदर इस एक्ट के तहत अपनी अपॉइंटमेंट जो है उसको करना चाहते हैं, कमेंसमेंट करना चाहते हैं या नहीं, ये इसके बारे में है। ये जी स्केड्यूल है, इसके अंदर ऑफेंसेबल पनिश सॉरी ऑफेंसेस जो पनिशेबल हैं अंडर सेक्शन 120 बी, 121 to 124 ए, 131 to 134, 138, 161, 165 ए, 171, ये जितने भी सेक्शंस हैं इन सेक्शंस को आपने याद रखना है। ठीक है जी, आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको ऐसा करें कि आप इन सारे सेक्शंस को, चूंकि ये पाकिस्तान पिनल कोड के, आप पीपीसी को डाउनलोड करें और उसके ऊपर ये सेक्शन को सिंपली गूगल करेंगे तो वो डायरेक्टली आपको 120 नंबर पे ले जाएगा। वहां पे जाके देखें कि 120 नंबर जो सेक्शन है पीपीसी का ये किस बारे में है, ये आप लोग इसको जरूर गो थ्रू करें। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर इसके बाद ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 19, ये आपको सबसे पहले है पाकिस्तान पिनल कोड। ठीक है, ऑफेंसेस किसके पनिशेबल अंडर, ये आप इस तरीके से पढ़ेंगे, ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द पाकिस्तान पिनल कोड। ये दरमियान वाला जो है सेक्शंस का सेक्शन आप फॉर एग्जांपल एक सेकंड के लिए छोड़ दें तो ये इस तरीके से पढ़ेंगे, सेम लाइक ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। ठीक है, इसी तरीके से इसको पढ़ेंगे ऑफेंसेस पनिशेबल। लेकिन इसके अंदर जो ये ऑफेंसेस हैं इसको इसने डिटेल से एलैबोरेट किया है, ये आप गो थ्रू कर लें। अदरवाइज बाकी जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान पिनल कोड है, तो ये पाकिस्तान पिनल कोड कब आया, 1860। ये 1860 जो है ये आपको जरूर याद होना चाहिए। इसी तरह से जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, ये इसका पूरा नाम और ये कब आया ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947, ये आपको पता होना चाहिए कब आया। ठीक है, यहाँ पे एक्ट्स के नाम है और उनकी डेट है कि वो कब आई, ये आपको पता होना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947, फिर उसके बाद कस्टम्स एक्ट 1969। ठीक है, फिर उसके बाद इम्प्रॉपर एक्विजिशन प्रॉपर्टी रेगुलेशन 1969। ठीक है, फिर ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर लिविंग बियॉन्ड ऑस्टेंसिबल मींस। ठीक है, ये 1969। फिर उसके बाद विड्रॉल ऑफ करेंसी नोट्स, विड्रॉल ऑफ करेंसी नोट्स रेगुलेशन, विड्रॉल ऑफ करेंसी नोट्स रेगुलेशन 1971। ये इस तरीके से आपने बाकी भी जो आपके पास यहाँ पे एक्ट्स के नाम आते हैं इनको आपने गो थ्रू करना है। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू वेरी मच एस्पायरेंट्स। आज का हमारा सेशन यहाँ तक ही था। अभी अगर किसी का कोई सवाल है तो यू मे आस्क।